हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिवानी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैनेजमेंट इज़ प्रिवेलेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग न्यू. Management has been in existence since our civilization. Management is as old as a civilization. जैसे human being transform हुआ from uncivilized to civilized, उसी समय से organized activity has been into existence. क्या मतलब है मैनेजमेंट का? किसी भी काम को systematically तरीके से करना, एक organized तरीके से करना, ताकि जो हमारे objectives हैं उसको हम effectively and efficiently achieve कर सकें. But from the time the management has been into existence, it has been evolved. ऐसा नहीं है जो पहले टाइम पर मैनेजमेंट का सिस्टम था, मैनेजमेंट की टूल्स था, टेक्निक्स थी, वो अब सेम है. नो, इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट द वन क्वेश्चन दैट स्टिल बॉगल्स एवरीवन्स माइंड इज दैट वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और इट इज़ एन आर्ट और इट इज़ बोथ. तो हम वही पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न. फर्स्ट विल सी वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस और बोथ. व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब है किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्किलफुली अपनी क्रिएटिविटी से और बेहतर करना. जैसे कि पेंटिंग है, 4 लोग पेंटिंग सीखने जाते हैं, वही पेंट है, वही कैनवस है, वही पेंटिंग टेक्निक है, बट एम.एफ. हुसैन को बाकी सबसे अलग क्या बताता है? उसकी अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट, अपना यूनिकनेस और अपनी इनोवेशन. तो आर्ट का मतलब है जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपने तरीके से और बेहतर बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आर्ट. तो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. तो we'll discuss the basic characteristics of art and whether it is applicable in management field as well or not. So first is existence of theoretical knowledge. In art, there is theoretical knowledge available. In the same way, management. Management, जैसे आपको बताया, it is very old. It is as old as civilization. So there is data available in various fields of management, be it marketing, be it finance, be it human resources, production department, materials, procurement, supply chain management, etc. for that sake. बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत डाटा अवेलेबल है, जिसको आज के मैनेजर्स हेल्प लेते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो इट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज इज़ अवेलेबल इन बोथ आर्ट एज वेल एज इन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. जैसे मैंने आपको एम.एफ. हुसैन के एग्जाम्पल से समझाया कि वही सब सेम है, पेंटिंग भी, टेक्निक भी, पेंट भी, कैनवस भी, बट the thing that differentiates M.F. Hussain from others is his personalized application. तो सेम वे मैनेजमेंट में पुराना डाटा है, टूल्स हैं, टेक्निक्स है, प्रोसीजर है, प्रिंसिपल्स हैं, बट हाउ अ मैनेजर इज़ अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग डाटा टू सॉल्व द करंट डे प्रॉब्लम इज़ What defines a manager? एक मैनेजर सक्सेसफुली अगर किसी पुराने डाटा की हेल्प से, पुराने प्रिंसिपल्स की हेल्प से करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. एंड अगेन इट इज़ एप्लीकेबल इन बोथ आर्ट एज वेल एज इन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अगेन जितना ज़्यादा आप अपनी कला को, अपने आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, वो और बेहतर होता चला जाता है. सेम वे मैनेजमेंट इज़ इवॉल्विंग. मैनेजमेंट मीन्स कि हम पुराने से या सिस्टम से सीखकर नए सिस्टम को और बेहतर बनाएं. एक सक्सेसफुल मैनेजर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, learns from the data that is available and learns from the mistakes that his seniors may have been made in the past. So it means कि आर्ट को जिस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेशन से, अपने टैलेंट से और अपनी स्किल से और बेहतर बनाते हैं, उसी तरीके से हम मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टिंग डाटा में अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन डालकर, अपनी स्किल्स डालकर, अपना टैलेंट, अपनी यूनिकनेस, अपनी इनोवेशन और अपनी क्रिएटिविटी से उसको और बेहतर बना सकते हैं. तो जैसे आपने देखा, तो आर्ट्स के जो फीचर हैं वो सेम मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हैं. इट मीन्स येस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. नाउ नेक्स्ट इज वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस.
अब साइंस से हम क्या समझते हैं? साइंस मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. साइंस गिव अस द प्रिंसिपल्स दैट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. Science depends upon experiments. Science gives results on the basis of experiment. It is ये नहीं है कि हवा में बात है, but yes, if some theory is there, if some experiment is there, तो वो experiment होगा, एक controlled environment में होगा, and that will be available everywhere. So first is systemized body of knowledge. Science is systematic body of knowledge, जहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और उसके रिजल्ट होंगे. कॉज होगा, उसका इफेक्ट होगा. जैसे न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप जितनी तेज गति से बॉल को दीवार पर फेंकेंगे वो उतनी तेज गति से वापस आएगी. तो कॉज है, कॉज का इफेक्ट है. इन द सेम वे yes, it is applicable and valid in management as well. मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के भी अपने टूल्स हैं, मैनेजमेंट के भी अपनी टेक्निक्स हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. जैसे कि साइंस में हम पढ़ते हैं, इन साइंस H2O is water, Na is sodium. मीन्स साइंस की अपनी टर्म्स हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसके हिसाब से वो बात करते हैं. सेम वे मैनेजमेंट की भी अपनी टर्म्स हैं. अगर हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की, दे टॉक अबाउट NAV, देयर इज IRR, देन देयर इज USP. like these are the jargons, these are the management jargons which they use to communicate. The next is principles based on experimentation. Now if you see the slide, principle based on experimentation and universal validity. This is applicable in science but this is not exactly applicable in management. अगर हम बात करते हैं principles based on experimentation, अब science के जो principles हैं वो एक controlled environment में होते हैं and that is universally validated, that is universally applicable. But management में we are dealing with human beings, we are dealing with different organizations and human behavior is not predictable. Human behavior is not something which will be same throughout the day. No, human beings behavior changes. So that is why the principles of management is not universally validated and it is not exactly based on experimentation. That is why management is science but it is known as इनएक्ट साइंस. मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इनएक्ट साइंस. तो हमने देखा मैनेजमेंट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस बट येस मैनेजमेंट इज नोन टू बी अ इनएक्ट साइंस. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट से हम समझते हैं सिस्टमैटिकली तरीके से काम करना. इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, हम उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करते हैं ताकि जो काम है वो सिस्टमैटिकली चले. अथॉरिटी का रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हो, किसने किसको रिपोर्टिंग करना है, किसने किससे डाटा लेना है, हु इज़ आंसरेबल टू whom. The delegation of duties should be pretty much clear. That is why management is divided into 3 different levels. Top management, middle management and first line managers. Top managers के क्या क्या काम होते हैं? Top managers is yes as it is clear from the name. जो सबसे टॉप में होता है ऑर्गेनाइजेशन के उसको हम टॉप मैनेजर्स कहते हैं. उनका काम है first of all setting objectives, then they scan environment, planning. These are the works of top management. टॉप मैनेजमेंट इन्वायरमेंट को स्कैन करता है. इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट में हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, टेक्निकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है. यस, तो दे स्कैन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट. द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर डायनामिक. दैट इज़ वाई by scanning the environment they set the objectives and they do planning. Planning का मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. ये सब किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट का काम है. सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द वर्क ऑफ
टॉप मैनेजमेंट, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट सो दैट ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं किसी से। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग इन अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट, हम एक ओपन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जहां हमारे कस्टमर्स भी हैं, जहां पर गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस है, लीगल रेगुलेशंस भी होती हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट नाउ अ डेज, सो वी नीड टू अडेप्ट आवर सेल्फ। अगर हम खुद को चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, अगर हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं करेंगे, देन हम कहीं ना कहीं विल बी स्टेगनेटिंग और हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। So this is the work of top management. Then comes middle management. Middle management, as it is between the top management and the first line managers. They report to top management. They take reporting from first line managers and report to top management. The work of middle management is allocating the resources, is planning the activities कि जो काम है वो किसने करना है। दे डिवाइड द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन क्वालिफिकेशंस एंड देन दे एलोकेट द रिसोर्सेज एज वेल। देन कम्स द first line managers. First line managers are also known as supervisory managers. They are also known as low level managers. Now the first line managers, they are very crucial. Why? Because they are in direct communication with the employees. The employees, the human resources are assets जो directly एम्प्लॉयज़ के साथ इन टच रहने की वजह से उनको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयज़ की ग्रीवियंसेस, उनकी नीड्स, व्हाट डू दे वांट, the most trusted persons to know the employees is the first line managers or supervisory managers or low level managers. They report to middle management and they take reporting from the employees. Their main duty is looking after the supervising the employees so that there is no lapse in the production process and no lapse at the part of employees. So this ends up our levels of management. Next is functions of management. There are 5 main functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. As you can see from the diagram, these all functions are interlinked. These all functions are interlinked because ऐसा नहीं है कि एक function हुआ खत्म काम, नो, सभी के functions का एक दूसरे पर impact रहता है। अगर हमारी planning अच्छी है तो स्टाफिंग भी अच्छी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना भी, एम्प्लॉयज़ को लीडिंग करना भी। अगर हमारे स्टाफिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमने सेलेक्ट करे हैं दे आर क्वालिफाइड, दे हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, दे हैव रिक्वायर्ड स्किल्स, देन दे विल कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग एज वेल, they will contribute to directing as well, they need less controlling, they'll contribute to effective organizational structure as well. In the nutshell, these all 5 functions are interlinked और अगर एक भी हमारे function में कोई कमी है, our planning is not good or our employees are not qualified or our organizational structure is not appropriate or there is lapse in our controlling, या फिर हम जिस तरीके से अपने employees को direction दे रहे हैं, lead कर रहे हैं या motivate कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, तो वो हमारे organizational के aims को achieve करने में कहीं ना कहीं hinder करेगा. So first function is planning. First objective of planning is setting goals. Setting goals का मतलब what is to be done. जैसे हमने देखा टॉप मैनेजमेंट का काम क्या था, प्लानिंग, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करके रखना कि हमने क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं. नाउ दीज आर डिवाइडेड इनटू 2, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी कैन अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स. नेक्स्ट इज डेवलपिंग वेज टू अचीव इट, मीन्स हाउ टू डू इट. गोल हमने बना लिया, ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने मार्केट शेयर को 20% से 30% तक लेकर जाना है इस गोल, हमने ये चीज़ अचीव करनी है, बट किस तरीके से करनी है, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, किस तरीके से हम करेंगे, दैट इज़
developing ways to achieve it. हम full fledged, the planning is your full fledged unit, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जस्ट इतना ही आपके लिए समझना ज़रूरी है कि प्लानिंग का मतलब है गोल्स को बनाना, कि हमने क्या करना है और हमने कैसे करना है. नेक्स्ट इन प्लानिंग इज डेवलपिंग कंटिंजेंसीज प्लान. कंटिंजेंसी का मतलब है जब अचानक ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अचानक कुछ ऐसा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सामने जिसका एक्सपेक्टेड नहीं था. तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, कि हमारी इतनी अच्छी प्लानिंग है कि प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. ऐसा कभी नहीं होता. क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट. हमारा काम सिर्फ हम पर ही निर्भर नहीं करता, बट हम ओपन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो लोगों का भी हम पर असर पड़ेगा. हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेशन अगर चेंज हो गई है कोई, तो दैट विल इन्फ्लुएंस आवर प्लानिंग. तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बट प्लानिंग हेल्प इन डेवलपिंग कंटिंजेंसीज प्लान. तो प्लानिंग के थ्रू हम आने वाली प्रॉब्लम्स को, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमैटिकली तरीके से करना. तो पहला काम क्या है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर बनाना. जैसे हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, हमने लेवल्स क्यों बनाए? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. हमने इसलिए बनाया ताकि काम सिस्टमैटिकली तरीके से चले, हमें पता हो कि किसका क्या काम है. उसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. हम घर बनाते हैं. घर क्यों बनाते हैं? खुली ज़मीन पे क्यों नहीं रहना शुरू करते? खुली ज़मीन पे इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमें एक छत भी चाहिए, हमें अलग अलग कमरे चाहिए, हमें किचन भी चाहिए, हमें वॉशरूम भी चाहिए. हम खाली जगह पे ना रह के उसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनाती है ताकि जो काम है वो अच्छे से हो सके. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पूरी कंपनी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना. अब ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है. उन सब पर डिपेंड करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये हम पूरा फुल फ्लेज आगे पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट में. नेक्स्ट इज डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसका बॉस है. जैसे कहते हैं एवरीबडीज वर्क इज नोबडीज वर्क. अगर हमने ये बोला कि ये काम करना है पर हम नहीं बताएंगे किसने करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं ताकि एक सिस्टमैटिकली तरीके से काम चल सके एंड एवरीवन वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लोगों को हायर करना इज स्टाफिंग. राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम. इन तीनों चीज़ों का आपस में मैचिंग होना ज़रूरी है. और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही अच्छा नहीं है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट पर्सन का मतलब कि जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो हमें स्किल्स चाहिए, वो हमें मिले. राइट जॉब का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट और उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से काम देना. देयर शुड नॉट बी एनी मिसमैच. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स कुछ और हैं, एम्प्लॉय इज़ सूटेबल फॉर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट और हमने उसको HR में शिफ्ट कर दिया या हमने उसको फिनेंस में शिफ्ट कर दिया. इस तरीके से ना एम्प्लॉय अपना 100% आउटपुट दे पाएगा और ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए फ़ायदेमंद होगा. राइट टाइम. राइट टाइम का मतलब है जब हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है जॉब के लिए तो एम्प्लॉय होना चाहिए. मीन्स राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम. एंड वाई स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एम्प्लॉयज़ को हायर करना, इट टेक्स मनी, इट टेक्स टाइम. कंपनी के रिसोर्सेज लगते हैं. कंपनी ने ऐड निकाला, ऐड के बाद कुछ एम्प्लॉयज़ आए, हमने पूरा टीम बुलाया जो उनका इंटरव्यू करेगा. तो मीन्स इट टेक्स टाइम. फिर उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, देयर इज़ ओरिएंटेशन सेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो एवरीथिंग टेक टाइम. और अगर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि मे बी एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं करती, या जिस जॉब के लिए हमने उसको बुलाया है वो जॉब के साथ मैच नहीं करता, या टाइम का मतलब अभी हमें उस एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं
थी, तो मीन्स हमारा पैसा वेस्ट गया। एंड मनी वेस्ट होने का मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। इसीलिए स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम एम्प्लॉयज़ को, जिन एम्प्लॉयज़ को हायर करें उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी करके रखें। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है, जैसे नाम से समझ में आता है, डायरेक्शंस देना। एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत है, बट ओनली गिविंग डायरेक्शंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज़. The employees, they need direction, but they need motivation as well. You lead by giving an example. If you want them to come early, then a leader should also come early. And motivation का मतलब है, अगर employee अच्छा काम कर रहा है, the employee, he should get recognition. उसको appreciation मिलना चाहिए. So these are the non-monetary incentives. And mind it, non-monetary incentives are more required as compared to monetary incentives. Effective communication. Effective communication का मतलब है employees के साथ formal, इनफॉर्मल दोनों तरीके का कम्युनिकेशन रखना, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं या जो कुछ वो चाहते हैं, वो फ्रंट लाइन मैनेजर समझे और फ्रंट लाइन मैनेजर थ्रू मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करवा सके। कॉर्डियल इन्वायरमेंट, अगर आपको ध्यान हो, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कॉर्डियल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण। एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना ताकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना 100% आउटपुट दें, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम रहे, एंड it would be a win-win approach. Employees would be happy and organization would also be in profit. Next and the last function of management is controlling. कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? कंट्रोल करना। जैसे अब स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं? एग्ज़ाम इज़ अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, आप अटेम्प्ट करते हैं एंड देन यू गेट मार्क्स, और अगर कम मार्क्स हैं तो करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं, और अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का यही मतलब है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना, एंड इफ़ एनी डेविएशन इज देयर देन करेक्टिव मेजर इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड का मतलब कि हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क इज 33 और 35, राइट? तो उसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, देन इज मेजरिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, देन उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि एम्प्लॉय कहाँ स्टैंड करता है। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से और डिज़ायर्ड से कम है देन करेक्टिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। मे बी एम्प्लॉयज़ को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मे बी एम्प्लॉय टीम वर्क में काम नहीं कर पा रहा है, मे बी एम्प्लॉय की जो स्टाफिंग के टाइम पे जॉब है वो उसकी स्किल से मैच नहीं करती है। सम रीज़न शुड बी देयर इफ़ देयर इज़ अ डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड हिज actual performance, then corrective action is required. So today we discussed the nature of management, then we discussed levels of management, and then we discussed functions of management. So this ends up your unit 1. In the next video we'll begin with unit 2.